सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं जैसे कि प्लस प्लस या दो माइनस माइनस, तो इन प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्जेस के बीच होता है रिपल्सन। और अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक दूसरा माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज के बीच होता है अट्रैक्शन। मतलब जो सेम चार्ज होते हैं लाइक चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं प्लस और माइनस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है ये होता है फोर्स। मतलब चार्जेस के बीच टू टाइप्स का फोर्स वर्क करता है जो कि रिपल्सन या अट्रैक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम एक फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स से रिलेटेड एक लॉ दिया जिसे कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं कि टू चार्जेस हैं Q1 Q2 और जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर है। कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance small r, are separated by a distance small r। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं। तो कूलम के अकॉर्डिंग जब दो चार्ज चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस या एक प्लस और एक माइनस, तो उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है। और वो जो फोर्स होता है ना, इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो इनका प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा होगा, तो उतना ही ज्यादा इनके बीच फोर्स लगेगा। और एफ जो होता है वो आर जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों के बीच जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ये फोर्स उतना ही कम होगा। मतलब फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो लॉ है इसे कहते हैं कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के सिमिलर है, मतलब उसके ही जैसा है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर हमारे पास कोई दो मास हैं m1 और m2 जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो कूलम के अकॉर्डिंग अगर कोई दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ चार्जेस पर। मतलब चार्जेस का साइन जैसा होगा वैसा ही फोर्स होगा। अगर दोनों जो है लाइक चार्ज होंगे सेम चार्ज तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो उनके बीच होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स चाहे कोई भी हो, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन, न्यूटन कूलम के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो इनका प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा आएगा, तो उतना ही ज्यादा इनके बीच फोर्स लगेगा। ठीक उसी तरह से इनकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना कम इनके बीच फोर्स लगेगा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू है 1/r², तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये जो फोर्स है Q1 Q2 के तो प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K, मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और साथ में आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों चार्जेस के बीच कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, और अगर दोनों चार्जेस के बीच कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में जो क्या होता है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच कोई भी सब्सटेंस कोई भी मटेरियल नहीं रखा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच जो है एक एम्प्टी स्पेस है, तो उस सिचुएशन में के होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये होता है वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच अगर एम्प्टी स्पेस है मींस वैक्यूम है, तो उस सिचुएशन में जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मींस अगर इन दोनों के बीच स्पेस है, एक एम्प्टी स्पेस है, तो उस सिचुएशन में एप्सिलॉन नॉट होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम के प्लेस पर राइट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो एफ इक्वल हो जाएगा एफ इक्वल आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन होता है ना इसे कहते हैं वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस के बीच कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो, तो उस सिचुएशन में जो के की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और अगर दोनों के बीच एम्प्टी स्पेस है तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, पहले हम इसकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट फाइंड करने के लिए, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हमें एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में आएगा और F उसके प्लेस पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई F। बाकी की क्वांटिटी जो है वो अपने प्लेस पर रहेंगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एप्सिलॉन नॉट और F एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। F की अगर बात करें तो F होता है फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। Q1 Q2 ट्रू चार्जेस हैं, और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दो चार्ज हैं, इसकी यूनिट कूलाम और इसकी यूनिट भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। बाकी F की यूनिट होती है न्यूटन, तो इसे राइट करेंगे न्यूटन की पावर -1, क्योंकि न्यूटन ऊपर जाकर न्यूटन की पावर -1। R जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, क्योंकि R का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर ऊपर कर मीटर की पावर -2। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम स्क्वायर
न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2। ये इस क्वांटिटी की वैल्यू है। ठीक है, तो एफ इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट फाइंड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2। ठीक है, अब इसमें जो ये क्वांटिटी है, मीन्स ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसमें जो कांस्टेंट प्रेजेंट है उन सबकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ऊपर लिखा है 1 तो पहले राइट कर लेंगे 1, नीचे लिखा है 4। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 10⁻12। तो यहाँ पर राइट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो -12 ऊपर आकर हो जाएगा +12, 10⁻12, जो बचा उसे राइट कर लेते हैं। तो ऊपर लिखा है 1 अपॉन, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, पॉइंट 2 डिजिट के बाद इंटू 8.85। अब आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 की मल्टीप्लाई करनी है 8.85 में। 12.56 मल्टीप्लाई 8.85, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 8 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। तो ये भी आ जाएगा 84001। सोल्व करेंगे 0 8 8 जा 16, 8 प्लस 8 16 का 6, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15 का 5, 7 प्लस 4 11, 1 1 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आ गया 4 टाइम 1 560, 0.2 और 2 4 डिजिट हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। तो ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 11.1560 इंटू 10⁻12। अब क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे 111 पॉइंट समथिंग है, अगर हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 1 कम है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे इधर से कुछ जीरोस ले लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 111 पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं तो ऐसा करेंगे पावर में से 3 जीरो इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर, 3 जीरो हटाने पर 10 की पावर हो जाएगी 9। तो हमें 111 पॉइंट समथिंग से 1000 को डिवाइड करना है, तो अगर हम 10 टाइम डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 111 से 1000 को अराउंड ऑलमोस्ट 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा इंटू 10⁻9। वैसे तो पॉइंट के बाद और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9। अब रही बात यूनिट की, तो इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी। तो इसकी जो यूनिट होती है उसे फाइंड करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल, यूनिट फाइंड करनी है, तो उसके लिए आर स्क्वायर और Q1 Q2 को इस साइड सेपरेट कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर स्क्वायर एफ की मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, और Q1 Q2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा तो Q1
Q2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल एफ जो होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन, आर की होती है मीटर क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और कुलाम Q1 Q2 होता है कुलाम कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम कुलाम स्क्वायर, ऊपर अगर कुलाम की पावर -2। तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम की पावर -2। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू न्यूमेरिकल्स में यूज की जाती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम की पावर -2। तो यह है कुलाम लॉ कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम राइट करेंगे कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो इसके लिए जैसे कि अभी बताया था, मान लेते हैं कि वही दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो जब कहीं भी कोई दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर होते हैं तो कूलम के अकॉर्डिंग इनके बीच एक फोर्स वर्क करता है जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, तो अगर बात करें Q1 की तो Q1 जो है Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इसी तरह से Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो फोर्स चाहे जिस टाइप का भी हो फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो है F12, मतलब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा F12। तो ठीक उसी तरह से Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा F21। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। r इन दोनों की बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वो r है, और इस डिस्प्लेसमेंट की के अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो Q2 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21, जो कि Q1 की डायरेक्शन में होगा। जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R12, जो कि Q1 से Q2 की डायरेक्शन में होगा। क्लियर? कंसिडर 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance small r। मान लेते हैं कि कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं। तो क्योंकि दो चार्जेस जब कहीं भी कोई दो चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। Q1 से Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो है F12, और Q2 से Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है वो है F21। Q1 से Q2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12, और Q2 से Q1 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है F21। तो फर्स्ट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स। तो Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो है F21। F21 और F21 इक्वल होगा Q2 जब Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो है F21। इसको राइट कर लेते हैं F12 और इसको राइट कर लेंगे F21। इसका मतलब है 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स, और ये होता है 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। तो
Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो है F12 और F12 अकॉर्डिंग टू कूलम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए क्योंकि Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ले लेंगे R21। नेक्स्ट इसी तरह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो है F21, तो F21 इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो जब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो उसकी Q1 से Q2 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है R12, तो ये हो जाएगा R12। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और अगर बात करें इक्वेशन 2 की तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो इसमें जो R21 है ये है यूनिट वेक्टर है 2 से 1 की डायरेक्शन में, और जो R12 है ये भी यूनिट वेक्टर है 1 से 2 की डायरेक्शन में। तो क्योंकि R12 और R21 यूनिट वेक्टर है, तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है R12 और हम इसकी डायरेक्शन को पलट दें कर दें R21, तो जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को पलटा जाता है तो साइन निगेटिव आ जाता है। तो इक्वेशन 2 में 12 के प्लेस पर जब हम राइट करेंगे R21 तो साइन निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो F21 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या था R12, तो जब हम R12 को राइट करेंगे R21 तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे, माइनस R12 को राइट करेंगे R21, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जो F21 की वैल्यू है वो है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R21 कैप। तो इक्वेशन 3 में अगर हम राइट की क्वांटिटी पर ध्यान दें तो राइट में जो लिखा है वो ये लिखा, अगर हम यहाँ निगेटिव साइन को लीव कर दें तो ये जो वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R21, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से F12 की वैल्यू है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 3 का यूज करेंगे तो इक्वेशन 3 में इस क्वांटिटी के प्लेस पर जो ये क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसके सेम है तो इसके प्लेस पर हम F12 राइट कर लेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से, तो इक्वेशन 1 एंड 3 से अगर हम इस वैल्यू के प्लेस पर F12 राइट करेंगे तो F21 इक्वल हो जाएगा -F12 माइनस F12, और यहाँ पर जो F है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम इस पर वेक्टर का साइन लगा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर बात करें 21 की, तो 21 क्या था फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और अगर बात करें 12 की तो 12 क्या था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब जो 12 है वो है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स 2 पर 1 के कारण लगने वाले फोर्स के इक्वल तो है, लेकिन साइन में अपोजिट है, माइनस है, तो ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पर डायरेक्शन में अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स लगाता है, तो इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट एक फोर्स लगाती है, इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब यह है कि जो कूलॉम का लॉ है ना वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जैसा ही है, मतलब उससे उसे जो है सेटिस्फाई करता है। क्लियर।
अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने से पहले हम पहले वापस एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1, मतलब अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से स्मॉलर डिस्टेंस पर है, तो Q1 Q2 अगर एक दूसरे से स्मॉलर डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास हैं स्मॉलर डिस्टेंस पर तो उनके बीच होता है फोर्स। क्या हो अगर हम दूसरे चार्ज को हटा दें तो भी क्या यहाँ पर ये फोर्स बचेगा? तो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई चार्ज है Q, मतलब हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q, और हम इसके पास इंफिनिटी से एक चार्ज Q नोट लेकर आते हैं। ये ठीक ऐसा होता है जैसे कि एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास लेकर आते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और हमारे पास एक दूसरा मैग्नेट है, तो जब दो मैग्नेट एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो उनके बीच ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्सन होता है। मान लो कि हम इस मैग्नेट को इस मैग्नेट की ओर लेकर आ रहे हैं अट्रैक्शन वाली साइड से, तो बहुत दूरी से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम पास लेकर आते हैं तो एक फिक्स डिस्टेंस ऐसी होती है कि अगर ये मैग्नेट इस डिस्टेंस को टच करेगा तो ही इसे ये अट्रैक्ट कर लेगा। और जितनी डिस्टेंस इस डायरेक्शन से होती है उतनी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी होगी, उतनी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी होगी, उतनी ही डिस्टेंस सभी डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर हम इतनी डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो ये जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जब हम किसी चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से, ये जो चार्ज है इसको कहते हैं टेस्टिंग चार्ज, क्योंकि इसको हम टेस्ट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। क्या टेस्ट करने के लिए लेकर आए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो क्या होता है जब हम किसी चार्ज Q नॉट को, जिसे टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, इंफिनिटी से किसी चार्ज के पास लेकर आते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से, तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। एक तरह से हम इसको एक सर्कुलर बाउंड्री मान सकते हैं या इसको स्फेरिकल बाउंड्री भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सामने से या पीछे से भी ला सकते हैं 3 डायमेंशन में। तो क्या होता है जब हम किसी टेस्टिंग चार्ज Q नोट को किसी चार्ज के चारों ओर लेकर आते हैं तो हर एक चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है जिस फील्ड में अगर हम किसी टेस्टिंग चार्ज को लेकर आए, इस फील्ड के अंदर लेकर आए, तो ये उसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो किसी चार्ज Q के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें किसी दूसरे चार्ज Q नोट को लाने पर वो या ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे के पास होते हैं, मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है या इसी के जैसा ले लेते हैं, एक चार्ज Q है, उस चार्ज Q नोट को हम यहाँ पर ले आए हैं, तो इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस स्मॉल r है तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। क्या हो अगर हम इस चार्ज Q नोट को हटा दें, तो अगर इस फॉर्मूले से अगर हम इस चार्ज Q नोट को हटाना चाहते हैं तो F को Q नोट से डिवाइड करना होगा, और F की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम Q नोट से डिवाइड कर रहे हैं तो Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो जो ये F अपॉन Q नोट क्वांटिटी होगी ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये किसी चार्ज के चारों ओर के उस फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज को अगर लेकर आए तो वो उसके चारों ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना F अपॉन Q नोट, ये इस चारों ओर के फील्ड की इंटेंसिटी को शो करती है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसे ई से डिनोट करते हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल होता है F अपॉन Q नोट। Q नोट वो टेस्टिंग चार्ज है जिसको हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो ई का एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, जबकि ई का एक और फॉर्मूला है ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास r डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच होता है फोर्स, और अगर हम उन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज को हटा दें
तो फॉर्मूले से चार्ज को हटाने के लिए उसी चार्ज से डिवाइड करना होगा, जिससे कि वो कैंसिल होकर हट जाए। तो ये बचेगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये जो एफ अपॉन क्यू नॉट होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसे ई से डिनोट करते हैं। तो ई इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, या ई इक्वल होता है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई के ये दो फॉर्मूले होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, तो उससे आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी इक्वल 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर इसके फॉर्मूले पर अगर ध्यान देंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को रिमूव करने पर आएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और साथ बचेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें ई जो है वो क्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगा, ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। क्लियर? और ई का एक फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो ई इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्यू नॉट चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और इसको हम राइट कर सकते हैं न्यूटन कूलाम की पावर -1। क्लियर? तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चारों चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड होता है जिसमें किसी टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट को लाने पर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें हम किसी टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट को लेकर आए और वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसे क्यू ई से नोट करते हैं। इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, या इसका फॉर्मूला होता है इक्वल 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हमें वापस कूलम्स लॉ पर जाना पड़ेगा। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच लगता है एक फोर्स F इक्वल 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम किन्हीं दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज को हटा दें तो जो एक चार्ज बचेगा उसके चारों ओर बचेगा उसका फील्ड, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसे ई से डिनोट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है तो उसके चारों ओर एक फील्ड होता है। उस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी चार्ज के चारों ओर का जो ये फील्ड होता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसको जो है इमेजिनरी लाइंस से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। उन्हीं लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो लाइंस होती हैं इनको अगर कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से बाहर की ओर ड्रॉ किया जाता है, और जो अगर कोई माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज से अंदर की ओर ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से। मान लेते हैं कि कहीं पर कोई चार्ज है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बस इनको इमेजिन कर लिया जाता है उसके फील्ड को शो करने के लिए, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके चारों ओर बाहर की ओर शो किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे तो हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लाइन ड्रॉ की जाती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लाइन के बीच का जो गैप है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर हम और भी बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस चार्ज के चारों ओर। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई माइनस चार्ज है तो जिस तरह से प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उससे बाहर की ओर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लाइंस होती हैं इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ठीक उसी तरह से माइनस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको जो है माइनस चार्ज के अंदर की ओर रिप्रेजेंट किया जाता है।
अंदर की ओर, अंदर की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जबकि ये माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब आगे जैसे कि मान लेते हैं क्या होता है जब दो लाइक चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये जो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हम फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर की ओर होगा। इसी तरह से इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन भी इससे बाहर की ओर होगी। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, बाहर की डायरेक्शन में होगा। तो अभी ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर है, मीन्स ये एक दूसरे के फील्ड के डायरेक्ट फील्ड की जो लिमिट है उससे बाहर है, फील्ड की बाउंड्री से बाहर है। क्या होगा जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो क्योंकि ये दोनों प्लस चार्ज हैं तो प्लस चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। तो किस तरह से इनके फील्ड जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब कोई दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आने पर जो उनके फील्ड होते हैं वो भी रिपेल हो जाते हैं। किस तरह से रिपेल होते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो फील्ड है ना ये कुछ इस तरह से रिपेल हो जाते हैं। मतलब पहले तो ये सीधे थे, अब जैसे ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी लाइंस जो है ना रिपेल होकर दूर चली जाएंगी पीछे की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो रहेंगी बाहर की ओर ही। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई दो निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है और एक और निगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये दो निगेटिव चार्जेस हैं तो इन दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे जो इनसे अंदर की ओर होंगे। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसे अंदर की ओर होगी। तो क्योंकि ये भी जो है लाइक चार्जेस हैं, मतलब एक ही जैसे चार्ज हैं, तो लाइक चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। जैसे प्लस प्लस के बीच रिपल्सन हुआ है, तो अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाएं, तो क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ना वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनकी जो लाइंस होती हैं वो रिपेल हो जाती हैं, ठीक वैसे जैसे कि प्लस प्लस की लाइंस रिपेल हुई हैं। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी लाइन की वो अंदर की हो रही रहेगी। मतलब क्या होता है, जिस तरह से जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्योंकि चार्जेस के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से शो करते हैं, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से रिपेल हो जाती हैं, जिस तरह से प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच रिपल्सन हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज, और एक माइनस चार्ज है, तो क्या होगा जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच होता है अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेंगी, प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं।
और माइनस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। तो क्या होगा, जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे, तो दोनों चार्जेस के एक दूसरे के पास आने पर इनकी जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। किस तरह से अट्रैक्ट करेंगी, देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, वैसे तो ये काफी डिस्टेंस पर थे, अब ये पास आ गई, तो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इनकी लाइंस भी अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन से अट्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह से ये लाइन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, और ये वाली लाइन अट्रैक्ट हो रहा है उस लाइन के साथ चली जाएगी। ठीक उसी तरह से जो ये वाली लाइन है ये इस लाइन के साथ अट्रैक्ट होगी, नेक्स्ट ये इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर ये ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ही लाइंस नहीं होती, बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो लाइंस तो हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे प्लस से बाहर की ओर, माइनस से अंदर की ओर, और इस तरह से और भी बहुत सारी लाइंस, जो कि प्लस से तो बाहर की ओर होंगी और माइनस के अंदर की ओर होंगी। इस तरह से तो क्या होता है, जब एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज के पास आता है, तो क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अट्रैक्ट करती हैं और अट्रैक्ट करके इस तरह का एक पैटर्न बना लेती हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इन लाइंस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, और माइनस चार्ज से इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और माइनस चार्ज से इन लाइन की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये क्लोज कर्व नहीं बनाती, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। जैसे कि अगर बात करें प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो ये लाइन जो है ना इस तरह से क्लोज नहीं हो रही है, इस तरह से क्लोज, मतलब एक क्लोज शेप नहीं बना रही है। किसी भी पैटर्न में हम देख सकते हैं कहीं पर भी ये लाइंस क्लोज नहीं हो रही है। यहाँ पर भी लाइंस क्लोज नहीं है, बस प्लस से माइनस की ओर है। जैसे ये प्लस से माइनस की ओर है, तो उसी तरह से इधर से भी ये प्लस से माइनस की ओर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लस से इनकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, माइनस से डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करती, क्लोज कर्व मतलब कभी भी ये क्लोज कर्व नहीं बनाएंगी। ठीक है, और प्लस से इनकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और माइनस से इनकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जाननी है, तो हमें जो ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। जैसे कि मान लेते हैं इस ये वाला पैटर्न ले लेते हैं। इस पैटर्न में हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं और हमें इस पॉइंट पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जाननी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट होती है एक टचिंग लाइन, तो इस तरह से एक टचिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जब हम टचिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो क्या करेंगे, प्लस से बाहर की ओर या माइनस से अंदर की ओर एरो लगाएंगे। तो प्लस से बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर एरो आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्लस से इस टेंजेंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होनी चाहिए और माइनस से अंदर की ओर होनी चाहिए। तो प्लस से तो बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर, मतलब माइनस की ओर। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जबकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मतलब थर्ड पॉइंट जो है ना, थर्ड प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन के लिए है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जाननी है, तो उस पर हम एक टेंजेंट एक पॉइंट लेंगे
उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट पर एक एरो लगाएंगे जो प्लस से बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर होना चाहिए। तो वो जो एरो होगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। नेक्स्ट फोर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कभी भी जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब इस तरह से कभी भी काट कर नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती अभी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी एक पैटर्न में हम दो लाइंस को काटता हुआ बना देते हैं। मान लेते हैं ये जो लाइंस हैं यहाँ पर हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं जो इस तरह से आ रही है और इस लाइन को काट कर जाए, ऐसे करके मान लेते हैं। तो जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से? एक तो हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और एक हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और क्योंकि जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो एरो जो है प्लस से बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर, तो माइनस इधर है ना तो दोनों का एरो इधर आएगा। तो इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ना कि दो डायरेक्शन। तो इसलिए जो है ना कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ओर डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, हमेशा ओपन रहती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। क्लियर?